My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं से पिछले कुछ वीडियोज में हम सभी लोगों ने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज दैट इज मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 330 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर चुके हैं, किया है। और आज हम उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड विद ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज का अभ्यास करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 331। चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 331। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 331 है, निम्न में से कौन मानवाधिकारों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख पक्षधर हैं? हु ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानवाधिकारों की मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख पक्षधर कौन है? ऑप्शंस: ए थॉमस हॉब्स, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी थॉमस पेन या डी रोजा लक्समबर्ग। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। थॉमस हॉब्स नहीं है, लियो टॉल्स्टॉय नहीं है, थॉमस पेन नहीं है, कौन है? रोजा लक्समबर्ग जी हैं। तो इस तरह से मानवाधिकारों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख पक्षधर हैं वो कौन है? रोजा लक्समबर्ग जी हैं। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रोजा लक्समबर्ग जी के बारे में बात किया जाए तो रोजा लक्समबर्ग एक पोलिश जर्मन मार्क्सवादी, ध्यान दीजिए, मार्क्सवादी दार्शनिक, अर्थशास्त्री, युद्ध विरोधी कार्यकर्ता और क्रांतिकारी समाजवादी थी। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रोजा लक्समबर्ग इज अ प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 332। तो क्वेश्चन 332 इज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित किया गया? यह प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए है 84वां 84th, ध्यान दीजिए, ए है 84वां 84th, बी है 85वां या 85th, सी है 86th या 86वां और डी है 87th या 87वां। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा प्रिय विद्यार्थियों? यदि आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जो संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था वो कौन सा था? वो था प्रिय विद्यार्थियों 86। तो बी 84 नहीं, 85 नहीं, 87 नहीं, कौन सा है? 86 है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। 86वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ध्यान दीजिए, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसके द्वारा 10
जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, 10वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह 86वां 86th अमेंडमेंट्स के द्वारा या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर से ली गई है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 333। प्रश्न संख्या 333 है, 11वां मौलिक कर्तव्य संबंधित है। द 11th फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड विथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर ए, संविधान का पालन करने से, बी, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने से, सी, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने में, या डी है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 11th फंडामेंटल राइट है वो किससे संबंधित है? यह प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसी 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किससे संबंधित प्रिय विद्यार्थियों? संविधान के पालन से नहीं, प्रभुता, एकता, अखंडता से नहीं, समरसता और समान भ्रातृत्व से नहीं, ये सब पहले से ये थे। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है 11th फंडामेंटल राइट या 11वां मौलिक कर्तव्य, और इसी को जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334। प्रश्न संख्या 334 आपकी स्क्रीन पर है कि किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है। फिर से एक बार पढ़िए, किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और फोर्स्ड लेबर होता है, उसके प्रतिषेध का, उसके प्रोहिबिशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है? योर ऑप्शंस आर ए, आर्टिकल 28 या अनुच्छेद 28, बी, आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25, सी, आर्टिकल 27 या अनुच्छेद 27, एंड डी, आर्टिकल 23 या अनुच्छेद 23। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है वो किस अनुच्छेद में है? 28 नहीं, 25 नहीं, 27 नहीं, किस में है? 23। आर्टिकल 23 जो है वो रिलेटेड है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध से। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स, ध्यान दीजिए, प्रोहिबिट्स एंड क्रिमिनलाइजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर अर्थात मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान जो है वो किसमें है? आर्टिकल 23 या अनुच्छेद 23 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। प्रश्न संख्या 335 है कि आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 40 का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। द ऑप्शंस आर ए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, धन के समान वितरण से, बी, फ्री लीगल एड, मुफ्त विधिक सहायता से, सी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस या सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय से, एंड द डी वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के गठन से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है? धन के समान वितरण से नहीं है, मुफ्त विधिक सहायता से नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय से नहीं, बल्कि किससे है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है आर्टिकल 40। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Article 40 of the Indian Constitution brings up one of the directive principle of state policy, which lays down that the state shall undertake necessary steps to organize village panchayat। ध्यान दीजिए, स्टेट
शैल अंडरटेक नेसेसरी स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत या ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, द क्वेश्चन इज चिपको आंदोलन की जननी किसे माना जाता है? चिपको आंदोलन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो चिपको आंदोलन की जननी किसे हम लोग मानते हैं? ऑप्शंस आर ए चंडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी गोविंद सिंह एंड डी गौरा देवी। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि जो चिपको आंदोलन है उसकी जननी किसे कहते हैं? चंडी प्रसाद भट्ट ने, गोविंद सिंह ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, किसे कहा जाता है? गौरा देवी जी को चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस आंदोलन को, इस अभियान को प्रारंभ किया था। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि चिपको आंदोलन का जो अभियान है, इस अभियान को प्रारंभ करने का श्रेय जो है गौरा देवी जी को जाता है। चिपको आंदोलन को प्रारंभ 1968 में, ध्यान दीजिए 1968 में गौरा देवी नामक एक ग्रामीण महिला ने इस आंदोलन का या इस अभियान का प्रारंभ किया था। चिपको आंदोलन कहाँ चला था? तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। इस अभियान का प्रारंभ गौरा देवी ने 1968 में ही कर दिया था, लेकिन ये आंदोलन के रूप में 1973 में प्रारंभ हुआ। और चिपको आंदोलन भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, इनका हम सब लोग नाम सुने हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। और जो चिपको आंदोलन है, चूंकि इस आंदोलन में पेड़ जो होते हैं, जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज हैं, उससे लोग चिपक जाते थे कि इसको आप मत काटिए। इसलिए चिपको आंदोलन जो है क्या है? पर्यावरण की रक्षा या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड मूवमेंट था, या पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था चिपको आंदोलन। तो इस तरह से चिपको आंदोलन पे कई प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की जननी किसे माना जाता है? तो गौरा देवी जी को माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जी के नेतृत्व में 1973 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तत्कालीन चमोली जिले से। परंतु चूंकि इस अभियान का प्रारंभ सर्वप्रथम 1968 में गौरा देवी जी ने किया था, इसलिए इस चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी जी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 337, प्रश्न संख्या 337, निम्न में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, जो मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने पढ़ा है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है, उस सूची में से कौन सा जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें से नहीं है? ऑप्शन ए भाईचारे की स्थापना करना, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ऑप्शन सी माता पिता की आज्ञा की पालन करना, एंड द डी सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें भाईचारे की स्थापना करना है, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित करना भी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना भी है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट है उसमें माता पिता के आज्ञा की पालन करना यह नहीं है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम सभी को शिष्टाचार के रूप में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, चूँकि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है, हम सभी अपने माता पिता या पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। तो माना जाता है कि सभी जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्यों की या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो संविधान में जो वर्णन है, उसमें जो है 11 में यह नहीं आता है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, प्रश्न संख्या 338 आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी कहा जाता है? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी कहा जाता है? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? योर ऑप्शंस आर ए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार,
बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, द सी इज प्रेम्बल और प्रस्तावना, द डी इज सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान की कुंजी या की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है और आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, बल्कि क्या है, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रस्तावना। हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है या प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दैट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की कुंजी जो है वो कौन है, प्रस्तावना है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द प्रेम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, प्रश्न संख्या 339 आपकी स्क्रीन पर है कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए अनुच्छेद 51 ए या 51 क, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51 एंड डी अनुच्छेद 40। आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 40। तो प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, 40 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, बल्कि 51 ए या 51 क के तहत रखा गया है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ये ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 1976 में अपनाए गए 42nd अमेंडमेंट या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था। उस समय कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब 86वां 86th अमेंडमेंट होता है तो कितने हो गए, 11 हो गए। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। तो जो अनुच्छेद या आर्टिकल 51 ए है, अनुच्छेद 51 क है, वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, प्रश्न संख्या 340 है कि मेधा पाटकर ने किस आंदोलन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, मेधा पाटकर जी का बहुत ही चर्चित नाम है। तो प्रश्न है कि मेधा पाटकर जी ने किस आंदोलन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया था, और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए मछुआरों का आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द डी इज नदी बचाओ आंदोलन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मेधा पाटकर जी हैं वो किस आंदोलन से रिलेटेड है, मछुआरों का आंदोलन इससे नहीं है, चिपको आंदोलन से भी नहीं है, नदी बचाओ आंदोलन से नहीं है, बल्कि किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर जी का आंदोलन। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सन 1985 में 1985 में मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ घाटी के आदिवासियों की समस्याओं का अध्ययन 1985 में किया था। 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों का उजागर किया। तो 1985 में उन्होंने अध्ययन किया और 1989 में उन्होंने क्या किया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानी जाती है, इससे जो विस्थापित हुए लोग थे उनके पुनर्वास की जो नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर करने का कार्य मेधा पाटकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, प्रश्न संख्या 341 आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज Who declared Universal Declaration of Human Rights as Magna Carta of Human Society? किसने मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who declared Universal Declaration of Human Rights as मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? किसने मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा घोषित किया? ऑप्शंस आर ए मिसेज रूजवेल्ट, श्रीमती रूजवेल्ट ने, बी मिस्टर रूजवेल्ट या श्रीमान रूजवेल्ट ने, सी चर्चिल ने एंड डी चार्ल्स मैलिक ने।
प्रिय विद्यार्थियों किसने किया था, इसके बारे में यदि आप स्टडी करेंगे तो मलिक साहब ने नहीं किया, चर्चिल ने नहीं किया, श्रीमान रूजवेल्ट या मिस्टर रूजवेल्ट ने नहीं किया, बल्कि किसने किया था, मिसेज रूजवेल्ट या श्रीमती रूजवेल्ट ने किया था। तो इस तरह से द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मिसेज रूजवेल्ट ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा घोषित किया था। द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज UDHR वाज हेल्ड बाय एलेनर रूजवेल्ट। ध्यान दीजिए, एलेनर रूजवेल्ट के द्वारा चेयर किया गया था। एलेनर रूजवेल्ट चेयर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटीज एज द इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ ऑल मेन एवरीवेयर। तो इसका ऑप्शन क्या है, एलेनर रूजवेल्ट या श्रीमती रूजवेल्ट या मिसेज रूजवेल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342, प्रश्न संख्या 342 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया है या किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48, बी आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, सी आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 एंड डी इज आर्टिकल 60 या अनुच्छेद 60। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, 48 में नहीं है, 55 में नहीं है, 60 में, बल्कि किस में है, 51 में है। आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51, it is duty of the state to promote international peace and security, try its best to maintain just and honorable relation between all the nations, facilitate respect for international law and treaties in dealing with other organized people, and encourage settlement of international disputes by arbitration। तो इस तरह से विद्यार्थियों, जो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात की जाती है वो किस आर्टिकल में है, इन आर्टिकल 51 या अनुच्छेद 51 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, प्रश्न संख्या 343, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई मानवाधिकार के किस सिद्धांत की आधारभूत सूक्ति है। मैक्सिमम गुड्स फॉर द मैक्सिमम नंबर इज द फंडामेंटल मैक्सिम्स ऑफ विच थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। यह प्रश्न है विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर इज द फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ विच थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑप्शंस आर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक संविदा सिद्धांत, बी यूटिलिटेरियन थ्योरी या उपयोगितावादी सिद्धांत, सी मार्क्सियन थ्योरी या मार्क्सवादी सिद्धांत, एंड द डी इज पॉजिटिविस्ट थ्योरी या प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। ध्यान दीजिए, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई, यह जो है वो मानवाधिकार के किस सिद्धांत की आधारभूत सूक्ति है। तो वो है विद्यार्थियों यूटिलिटेरियन थ्योरी या उपयोगितावादी सिद्धांत का। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यूटिलिटेरियन वुड से दैट an action is right if it results in the happiness of the greatest number of people in a society or a group. The greatest good for the greatest number is a maxims of यूटिलिटेरियनिज्म। तो इस तरह से यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है, यूटिलिटेरियनिज्म जो है या उपयोगितावादी सिद्धांत जो है, उसका जो सूक्ति वाक्य है वो क्या है, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, प्रश्न संख्या 344, 344 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अर्थात विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। ऑप्शंस आर ए 16 अक्टूबर या 16 अक्टूबर, बी 16 नवंबर या 16 नवंबर, सी 16 दिसंबर या 16 दिसंबर, एंड द डी इज 16 जनवरी या 16 जनवरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी नहीं, दिसंबर नहीं, नवंबर नहीं, बल्कि 16 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप सभी लोगों ने ये ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड ऑन 16th अक्टूबर और अक्टूबर 16।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345, प्रश्न संख्या 345, इन विच ईयर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है कि हमारे जो संविधान है उस संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यह प्रश्न है। और ऑप्शंस आर ए 1950, बी 1951, सी 1952 एंड द डी इज 1953। तो भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? 53 नहीं, 52 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 1951 में पास किया गया था। तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फॉर्मल टाइटल ऑफ द अमेंडमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. It was moved by the then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru on 10 May 1951 and enacted by Parliament on 18 June 1951. अर्थात यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित हुआ था और पार्लियामेंट में 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो इस तरह से 1951 जो है इसका राइट ऑप्शन है। भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में पारित किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, प्रश्न संख्या 346 आपकी स्क्रीन पर है। हु कैन बी पार्टीज बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार कौन बन सकते हैं, यह प्रश्न है। और ऑप्शंस आर ए ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र के अंग, बी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज या कोई विशेषीकृत अभिकरण एजेंसीज, द सी इज एनजीओज या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डी इज मेंबर स्टेट्स या सदस्य राज्य। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख पक्षकार कौन बन सकता है? हु कैन बी पार्टीज बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये प्रश्न है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस नहीं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं, एनजीओज नहीं, बल्कि मेंबर स्टेट्स जो हैं या सदस्य राज्य जो हैं वो पार्टीज या पक्षकार बन सकते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर पार्टी टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट एंड मे इनिशिएट कंटेंचुअस केसेस। तो कंटेंचुअस केसेस जो है उसको इनिशिएट कौन कर सकता है? मेंबर स्टेट्स कर सकते हैं। मेंबर स्टेट्स या सदस्य राज्य जो है पार्टी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है द क्वेश्चन नंबर 347, प्रश्न संख्या 347, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, यह प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ए 10, बी 11, सी 12 एंड डी 13। 10 है कुल मौलिक कर्तव्य, 11 है, 12 है या 13 है। तो कितने प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया, कितने हैं टोटल? 11 हैं। पहले 10 थे लेकिन वर्तमान में क्या है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्तमान में अनुच्छेद 51A या 51 का के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42nd अमेंडमेंट या 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86 में 86th संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। ओरिजिनली 10 in number, the fundamental duties were increased to 11 by the 86th amendment in 2002, which added a duty on every parent or guardian to ensure that their child or ward was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है मौलिक कर्तव्य 11वां, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। तो इस तरह से कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेज अनटचेबिलिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है या संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14, बी आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15, सी आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 एंड द डी इज आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17। प्रिय विद्यार्थियों,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है? तो कौन करता है? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 बल्कि आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 करता है। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी is abolished and its practice in any form is forbidden। अर्थात अनप्रैक्टिस को क्या, अनटचेबिलिटी को क्या किया गया? अबोलिश किया गया है और इसका किसी भी स्तर पर प्रैक्टिस जो है पूरी तरह से निषिद्ध है या फॉरबिडन है आर्टिकल 17 के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, किस देश में प्रथम रूप से पुनर्जागरण का प्रारंभ 14वीं शताब्दी में हुआ? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर रिनेसेंस स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। जो रिनेसेंस है या पुनर्जागरण है वह 14वीं शताब्दी में किस देश से प्रारंभ हुआ है, किस देश में हुआ? तो सबसे पहले जो पुनर्जागरण या रिनेसेंस जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ 14वीं शताब्दी में? ऑप्शंस आर ए इटली, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी जर्मनी। तो कहाँ हुआ? तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, स्पेन नहीं, बल्कि इटली में हुआ था। तो फर्स्ट रिनेंस या पुनर्जागरण जो है 14वीं शताब्दी में जो हुआ था, प्रथम पुनर्जागरण वो कहाँ हुआ? इटली में हुआ था। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, यूरोप में मध्यकाल में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहते हैं। यह आंदोलन इटली से प्रारंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया था। इस आंदोलन का समय क्या था? 14th सेंचुरी या 14वीं शताब्दी से लेकर के 17th सेंचुरी या 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ रिनेंसेंस इन इटली। इटली में जो है पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। द रिनेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड इन फ्लोरेंस, इटली अराउंड द ईयर्स 1350 टू 1400। तो 14वीं शताब्दी में इटली में प्रथम रूप से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350, प्रश्न संख्या 350 है। इन विच ईयर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? ध्यान दीजिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? यह एंड योर ऑप्शंस आर ए 1976, बी 1977, सी 1978 और डी 1979। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है कब पारित किया गया था? द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड not in 1976, 1977 and 1979, but it was in 1978. Means the 44th Constitutional Amendment Act was passed in 1978. So the option C is the right option. So भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। हम लोग सभी लोग जानते हैं संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहते हैं और विधायी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही हम संशोधन या अमेंडमेंट्स कहते हैं। हमारे देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ? 1978 या 1978 में हुआ था। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 351, प्रश्न संख्या 351 आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। यूपी का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है या उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग है, यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर ए नोएडा, बी वाराणसी एंड सी लखनऊ, डी इज प्रयागराज। प्रयागराज या फिर जिसको इलाहाबाद भी पहले कहा जाता था। तो कहाँ स्थित है प्रिय विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो प्रयागराज नहीं, वाराणसी नहीं, नोएडा नहीं, बल्कि लखनऊ में स्थित है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो एड्रेस है प्रिय विद्यार्थियों, एड्रेस क्या है? TC 34B1 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। गोमती नगर लखनऊ में है। गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010 इज द एड्रेस ऑफ यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग का यह एड्रेस है, पता है। तो इस तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है?
लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। जो फ्रांस में क्रांति हुई या फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें कौन सा नारा दिया गया था। ऑप्शंस आर ए स्वतंत्रता, प्राधिकार, समानता, बी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सी स्वतंत्रता, कानून, भ्रातृत्व एंड द डी इज स्वतंत्रता, कानून, समानता। तो प्रिय विद्यार्थियों फ्रांसीसी क्रांति द्वारा कौन सा नारा दिया गया। स्वतंत्रता, कानून, समानता नहीं, स्वतंत्रता, कानून, भ्रातृत्व नहीं, स्वतंत्रता, प्राधिकार, समानता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। दैट इज स्वतंत्रता, दैट इज लिबर्टी, समानता दैट इज इक्वलिटी, जिसको हम लोग समता भी कह सकते हैं, एंड भ्रातृत्व दैट इज फ्रैटर्निटी। तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व या स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, यह नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो क्या था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, यह नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 353, मैचिंग टाइम क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, सुमिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में मैग्ना कार्टा, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, जेनेवा कन्वेंशन एंड शरणार्थी कन्वेंशन है। सूची 2 में उसका ईयर दिया गया है 1215, 1689, 1949 एंड 1951। ऑप्शंस आर ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी है फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड 1 एंड डी है 1, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, उसको मैच करते हैं। तो मैच करते हैं तो मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ, ये 1215 में। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स कब आया था। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया था 1689 में। जिनेवा कन्वेंशन 1949 में और शरणार्थी कन्वेंशन जो है 1951 में। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शंस देखा जाए तो ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है एंड डी का फोर्थ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। जो मैग्ना कार्टा है वो 15 जून 2015 को, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 को, जिनेवा कन्वेंशन 1949 को, शरणार्थी कन्वेंशन जो है 1951 को। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, प्रश्न संख्या 354 आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों को है। ऑप्शंस आर ए 5 से 12 वर्ष, बी 8 से 13 वर्ष, सी 6 से 10 वर्ष या डी 6 से 14 वर्ष। तो विद्यार्थियों इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार जो किसके लिए है, 5 से 12 नहीं, 8 से 13, 6 से, बल्कि क्या है 6 to 14 ईयर्स एज स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन के लिए है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th Amendment Act 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in age group of 6 to 14 years as fundamental right in such a manner as the state may by law determine। तो इस तरह से जो 2002 में संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है उसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, प्रश्न संख्या 355 आपकी स्क्रीन पर है। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है किया जा सकता है, लेकिन कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो है उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 236 या अनुच्छेद 236 एंड डी आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368। तो प्रिय विद्यार्थियों कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड नहीं है। तो 13 नहीं है, 32 नहीं है, 236 नहीं, बल्कि जो ऑप्शन है 368, अर्थात ये सभी हैं जो आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 है वह न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन। संविधान में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। कुछ प्रावधानों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर भी रखा गया है। 368 by the 42nd Amendment Act are invalid because they take away the right of judicial review, अर्थात जुडिशियल रिव्यू जो है 368 आर्टिकल अनुच्छेद पर नहीं हो सकता। तो इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन से अनुच्छेद 368 संबंधित नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, प्रश्न संख्या 356 है कि अनुच्छेद 368 का संबंध है या अनुच्छेद 368 संबंधित है। ऑप्शंस आर केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने से, बी संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने के अधिकार से, सी सर्वोच्च न्यायालय के गठन से, एंड डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से, 4 विकल्पों में से अनुच्छेद 368 से संबंधित कौन सा है? तो केंद्र राज्य के सहायक अनुदान देने से नहीं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय गठन से भी नहीं, बल्ककि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का जो अधिकार है उससे संबंध है आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 का। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 का यह खंड कहता है कि संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है जब यह विधेयक प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अर्थात 50% से अधिक तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 368 है वह संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, प्रश्न संख्या 357 है कि निम्न में से किस शासक ने युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किया? यह भी प्रश्न पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन आर ए चंद्रगुप्त, बी महाराणा प्रताप, सी विष्णुगुप्त एंड डी अशोक। तो युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किसके द्वारा किया गया था, किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, बल्कि अशोक जी का नाम हम सभी लोगों ने सुना होगा। तो अशोक जी के द्वारा युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का विकास किया गया था। आप सभी लोगों ने जाना है, सुना है कि अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको उन्होंने मिला लिया। लेकिन जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे और मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। जो उन्होंने युद्ध किया था राजा अनंत पद्मनाभन से, उस युद्ध में भले से उनकी विजय हो गई, लेकिन उस युद्ध के परिणाम, जो उन्होंने परिणाम देखा विनाशकारी जो परिणाम था, उस विनाशकारी परिणाम से उनका जो मन विचलित हो गया और उन्होंने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस तरह से युद्ध विरोधी दृष्टिकोण किसका रहा? अशोक, राजा अशोक का युद्ध विरोधी दृष्टिकोण रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, प्रश्न संख्या 358 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्वेश्चन इज, निम्न में से किस शासक ने धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था? प्रश्न संख्या 358 कहता है कि कौन से राजा थे, कौन से शासक थे जिन्होंने धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया है। योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए अकबर, बी अशोक, सी शाहजहां एंड डी औरंगजेब। तो किसने करवाया था प्रिय विद्यार्थियों इबादत खाना का निर्माण? औरंगजेब नहीं, अशोक नहीं, शाहजहां नहीं, बल्कि अकबर जी ने करवाया था। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ए विकल्प है वो सही है। अकबर जो थे, अकबर ने दार्शनिक धर्मशास्त्री विषयों पर डिबेट करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, जिसको हम लोग प्रार्थना भवन कहते हैं, की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाई थी। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो अकबर थे, जो शासक अकबर थे, अकबर ने जो है इबादत खाना या प्रार्थना भवन की स्थापना धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में उसका निर्माण करवाया था, इबादत खाना का या प्रार्थना भवन का निर्माण
करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 359, प्रश्न संख्या 359 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है? हु कैन इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है या क्षेत्राधिकार है, उसमें वृद्धि कौन कर सकता है? ऑप्शंस आर ए प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी पार्लियामेंट और डी प्राइम मिनिस्टर। पहला राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी संसद और डी प्रधानमंत्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है, उसमें वृद्धि कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि राष्ट्रपति कर सकता है। अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो राष्ट्रपति ही क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उक्त प्रश्न पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 360, प्रश्न संख्या 360, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्ची स्टेट एंड यूरोपिया? एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आर ए रॉल्स, बी डहल, सी नॉजिक एंड डी हैबरमास। तो प्रिय विद्यार्थियों, एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया या एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया नामक जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके राइटर कौन है, ये प्रश्न है। तो रॉल्स नहीं है, डहल नहीं, हैबरमास नहीं, बल्कि कौन है? नॉजिक जी है। नॉजिक जी की बुक है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इज अ 1974 बुक बाय द अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर रॉबर्ट नोजिक। अर्थात अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर जो थे रॉबर्ट नोजिक, उनकी जो है 1974 में प्रकाशित बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। It won the 1975 US नेशनल बुक अवार्ड इन कैटेगरी फिलोसफी एंड रिलीजन। अर्थात फिलोसफी एंड रिलीजन की कैटेगरी में 1975 में इसको यूएस नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 11 लैंग्वेजेज, ये 11 लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट भी किया गया है, एंड वाज नेम्ड वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस बुक सिंस द वार बाय द यूके टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। अर्थात यूके टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से एनार्की स्टेट इन यूरोपिया जो बुक है, इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट नोजिक साहब हैं, जो कि 1974 की पुस्तक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज के इस क्लास में, इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड विथ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, मानवाधिकार और कर्तव्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया, अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ। अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।